जय हिंद टू ऑल माय रिस्पेक्टेड एस्पिरेंट्स ऑन बिहाफ ऑफ गोयला क्लासेस। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। तो देखिए, आज थंबनेल आपने देखा होगा और देखा होगा कि जो सेडिशन है, जो काफ़ी विवाद में रहता है, क्योंकि इसके तहत जो कार्यपालिका है, अगर मैं उदाहरण लूँ पुलिस का, तो इसका काफ़ी मिसयूज़ होता है। इस कानून के तहत गिरफ्तारी कर ली जाती है, राइट। तो आइए देखते हैं। ऑलरेडी सेडिशन से संबंधित कानून हम माफ़ कीजिएगा वीडियो हम बना चुके हैं, परंतु इसमें आज एक नया डेटा आपको मिलेगा, क्योंकि आप जानते हैं जो न्यूज़ होती है वो रिपीट होती रहती है और उसमें कहीं ना कहीं कुछ नया डेटा हमें मिलता है जो हमारी मीन्स राइटिंग में बहुत काम आता है, राइट। तो यहाँ पर मैं वो ज़्यादा टॉपिक उठाऊंगा जो आपके मीन्स राइटिंग में या आपकी जो नॉलेज है उसको बढ़ाने में अहम भूमिका निभाएगा, राइट। तो आइए शुरू करते हैं। तो देखिए, ये जो न्यूज़ है आज के द हिंदू का जो एडिटोरियल जो पेज नंबर 9 है वहाँ पर है, और यहाँ पर जो समझाया गया है इसमें काफ़ी जो तजुर्बेकार जिनको तजुर्बा है काफ़ी, वो इसमें अपनी टिप्पणी दे रहे हैं। जैसे ये अनुष्का सिंह है जो बी आर अम्बेडकर यूनिवर्सिटी दिल्ली में एक लेक्चरार हैं इस तरह से, राइट। और इस तरह के लोगों का हमें जब हम पढ़ते हैं इनके बारे में तो काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है, राइट। तो आइए देखते हैं मुद्दा क्या है। तो आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो एक केस है, केदारनाथ सिंह जजमेंट, यानी कि केदारनाथ केस है। ये जो बिहार की सरकार थी उसके विरुद्ध ये केस था, और इसमें हम देखेंगे कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने क्या बोला। देखिए, यहाँ पर जो मुद्दा है वो ये था कि जो केदारनाथ सिंह जी थे ये सरकार के विरुद्ध कुछ बातें बोल रहे थे, जिसमें कुछ ऐसे शब्दों का उन्होंने इस्तेमाल किया। जैसे सरकार के कुछ लोग हैं, जैसे सीबीआई क्या कर रही थी कि जो विपक्ष के लोग थे उनको गिरफ्तार कर रही थी, तो जो केदार जी हैं उन्होंने जो ये लोग हैं जो सीबीआई के लोग थे इनके लिए एक डॉग शब्द का इस्तेमाल किया। तो इस तरह से ये देखा जा रहा था कि कहीं ना कहीं ये जो उनकी टिप्पणी थी वो उसके द्वारा ये देखा गया कि कहीं हिंसा हो सकती है। याद रखिएगा, कहीं हिंसा, मैंने कहा, ये नहीं बोला कि हिंसा होगी, हिंसा होगी ये नहीं बोला। तो इस आधार पे जो है केदार सिंह की गिरफ्तारी कर दी गई। जो कानून है 124A आईपीसी का जो बात करता है सेडिशन की। अब जब गिरफ्तारी होती है केदार सिंह की तो यहाँ पर ये मुद्दा जो है माननीय सर्वोच्च न्यायालय में जाता है, क्योंकि केदार सिंह जी एक याचिका दायर करते हैं कि भैया मुझे बोलने का अधिकार है, एक मौलिक अधिकार है, जो कि अनुच्छेद 19, भारत में अनुच्छेद 19 जो है वो एक राइट टू स्पीच का अधिकार देता है, राइट। तो उसी के तहत मैंने सरकार की आलोचना की, परंतु कहीं ना कहीं ये सेडिशन वाले कानून के द्वारा मुझे जो गिरफ्तारी की गई है मेरी वो गलत है। तो आधार क्या दिया इन्होंने, अनुच्छेद 19, राइट। अब देखिए हम क्या देखने वाले हैं, मैं आपको क्या समझाने वाला हूं, इसमें कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बातें बताने वाला हूं। पहले हम ये देखेंगे कि जो केदार सिंह केस है ये आपने अच्छी तरह याद रखना है, 1962 का है। और इसमें जो जजमेंट दिया माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने वो ये आपके समक्ष है कि द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट अ सिटीजन हैज अ राइट टू से और राइट व्हाटएवर ही लाइक्स अबाउट द गवर्नमेंट। यानी कि जो नागरिक है वो जो सरकार है उसके खिलाफ अगर वो खुश नहीं है तो वो कह सकता है कुछ भी, और कुछ भी लिख सकता है, राइट। और इट मेजर्स बाय वे ऑफ क्रिटिसिज्म कमेंट सो एज लॉन्ग एज ही डज नॉट इंसाइट पीपल टू वायलेंस। यानी कि ऐसा ना हो कि वो सरकार के विरुद्ध बोल रहा है वो व्यक्ति, परंतु उसके भाषण में ऐसी कोई बातें नहीं होनी चाहिए कि हिंसा हो जाए। यानी कि बातें इतनी कट्टर नहीं होनी चाहिए कि लोग हिंसा में उतर आए, राइट। तो देखिए ऐसा होता है कि यहां पर जब ये माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ये डिसीजन दिया और उन्होंने इसके माध्यम से जो गिरफ्तारी की गई थी केदार सिंह जी की, उसको उस गिरफ्तारी पे रोक लगाई, और जो सेक्शन 124A है उसको उन्होंने अवैध या अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं घोषित किया, नहीं डिक्लेयर किया। ये बात याद रखेंगे, राइट। यानी कि सर्वोच्च न्यायालय ने एक मीडियम पाथ लिया, एक बीच का रास्ता अपनाया। मतलब जो केदार सिंह जी थे उनकी सजा को माफ किया, और कहीं ना कहीं जो धारा 124A थी उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर नहीं किया, राइट।
अब देखिए, जो हमें समझना है, जो मैं आपको समझाने वाली जो बात है वो आप देखेंगे। पहले हम देख लेते हैं कि जो आईपीसी की धारा 124 ए है उसमें सेडिशन को कैसे परिभाषित किया है। तो ये 124 ए है। ये क्या कहता है, जैसे ये आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है। देखिए इसमें क्या है, हूएवर बाय वर्ड, कोई भी अगर शब्दों से, चाहे बोलकर या लिखकर, या साइन लैंग्वेज यानी कि जैसे इशारे होते हैं, जैसे आपके जो इशारों से आप कोई भी बातें करते हैं, और विजिबल बाय रिप्रेजेंटेशन और अदरवाइज। अब देखिए जो अदरवाइज है, अदरवाइज में कुछ भी आ जाता है, राइट, अदरवाइज में कुछ भी आ जाता है। ब्रिंग और अटेम्प्ट टू ब्रिंग इनटू हेटरेट, यानी कि वो क्या लाता है, कहीं ना कहीं एक हेटरेट की भावना लाता है, राइट। या एक्साइट्स और अटेम्प्ट टू एक्साइट डिस अफेक्शन टुवर्ड्स द गवर्नमेंट, यानी कि कहीं ना कहीं जो सरकार है उसके विरुद्ध क्या क्या ला रहा है, डिसअफेक्शन, यानी कि रोष ला रहा है। यानी कि लोग इतने आक्रोशित हो गए हैं सरकार के विरुद्ध कि कहीं ना कहीं इतना श्योर होता है कि अब हिंसा होगी। ये बात है, राइट। तो इस तरह का जब भी कोई जो व्यक्ति है वो ऐसी हरकत करेगा तो उसको कहीं ना कहीं या तो उसे लाइफ टाइम तक उसे जेल में रखा जाएगा, या उसे कुछ फाइन भरना पड़ेगा, राइट। और जो सजा है ये कहीं ना कहीं 3 वर्ष से 7 वर्ष तक होगी। तो ये डेटा इंपॉर्टेंट नहीं होता है। जैसे कि मैंने ये धारा इसलिए लाया हूं आपके समक्ष, इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है, हु एवर बाई वर्ड, यानी कि शब्दों से, लिखकर या बोलकर अगर आप ऐसी बात करते हैं जिससे कहीं ना कहीं ये तय है कि हिंसा होगी, तो कहीं ना कहीं ऐसे व्यक्ति को इस धारा के अंतर्गत क्या कर लिया जाएगा, गिरफ्तार कर लिया जाएगा। कहीं ना कहीं वो एक अपराधी की श्रेणी में आएगा। अब देखिए इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट ये है कि ये तय करना बड़ा मुश्किल है कि जो व्यक्ति सरकार के विरुद्ध बात कर रहा है या सरकार के विरुद्ध कोई टिप्पणी कर रहा है, तो वो जो सामने वाले जो लोग सुन रहे हैं वो उसको कैसे लेते हैं, राइट। कभी कभी क्या होता है, आपके जो वाक्य होते हैं उसका जो इंटरप्रिटेशन होता है, कभी कोई समूह उसको एक सकारात्मक वे में लेता है और कभी कभी कोई समूह उसे नकारात्मक दिशा में लेता है, राइट। जैसे एक उदाहरण मैं दे रहा हूं, इसको अन्यथा ना समझे। जैसे मैं बोलूं कि जो औरंगजेब है वो कहीं ना कहीं गलत है, उसने कहीं ना कहीं मंदिरों को तोड़ा है, राइट। तो देखिए इस बात से कहीं ना कहीं हो सकता है जो हिंदू वर्ग है वो इस वाक्य को सपोर्ट करे और जो मुस्लिम वर्ग है वो इस वाक्य को सपोर्ट ना करे, राइट। तो कहने का मेरा ये मतलब है, मेरा जो वाक्य है, मेरा जो मैं सरकार के विरुद्ध बोलूं या सरकार की तारीफ में बोलूं, वो निर्भर करता है कि सामने जो समूह है वो उसको कैसे लेता है। तो इसीलिए ये जो कानून है ये बड़ा डेंजरस है, क्योंकि इसमें ये पता करना कि ये जो वाक्य बोला जा रहा है ये कितना हिंसा लाएगा या नहीं लाएगा, इसको कहना बड़ा मुश्किल है। तो आप, मुझे उम्मीद है आप समझ पा रहे हैं मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूँ, राइट। अच्छा, अब आप देखिए इसमें हम क्या देखने वाले हैं, जो मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग सी बात बताने वाला हूँ। देखिए ऐसा है, आप ये 124 ए है। अब इसमें आप ध्यान से देखिए, यहां पर आपको दिखेगा स्टार स्टार बना हुआ है, यहां पर भी स्टार स्टार बना हुआ है, राइट। ऐसा क्यों? यानी कि ये जगह घेरी गई है, यहां पर स्पेस लिया जा रहा है परंतु लिखा कुछ नहीं है। ध्यान देंगे मेरी बात, स्पेस यानी कि कोई जो क्षेत्र है वो घेरा जा रहा है, ठीक है, परंतु कुछ लिखा नहीं गया है। इसका क्या तात्पर्य है, ऐसा क्यों किया गया है? अगर कुछ हटा दिया गया है तो इसको पूरी तरह हटा दीजिए, इसमें क्यों स्टार स्टार बना के उसकी जगह घेर रखी है, राइट। अब देखिए मैं आपको बताता हूं ऐसा क्यों होता है। अब हम आते हैं हमारे संविधान के अनुच्छेद 13 पे। यहां पर देखिए क्या लिखा है, ध्यान से देखिएगा। अनुच्छेद 13 में एक आपको विधि समझा रखा है जिसे हम लॉ कहते हैं, और एक प्रवर्त विधि जिसे इंग्लिश में कहते हैं लॉ इन फोर्स। क्या डिफरेंस होता है? जो लॉ इन फोर्स होता है या जो प्रवर्त विधि होता है वो ऐसे विधि होती है, ऐसा कानून होता है जो संविधान से पहले बनाया गया था, यानी कि अंग्रेजों ने बनाया था, जिसको कहीं ना कहीं आज भी जब भारत आजाद हुआ तब भी अपनाया गया है, ठीक है। उसे हम कहते हैं प्रवर्त विधि। और जो विधि होती है जब भारत आजाद हो गया तो भारत ने खुद बनाया, उसको हम विधि कहते हैं। अब यहां पर बात है प्रवर्त विधि की, लॉ इन फोर्स की। क्यों? क्योंकि ये जो सेडिशन कानून है जो आईपीसी की धारा 124 ए में आता है, ये प्रवर्त विधि के अंतर्गत आता है क्योंकि इसको अंग्रेजों ने बनाया था। अब देखिए यहां पर क्या लिखा है, अनुच्छेद 13 का जो क्लॉज 1 है क्या कहता है? ऑल लॉज इन फोर्स, लॉ इन फोर्स, प्रवर्त विधि इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया
यानी कि भारत के क्षेत्र में इमीडिएटली बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि संविधान लागू होने से पहले जो बनाया है, इन सो फार एज दे आर इनकंसिस्टेंट विद द प्रोविजन ऑफ दिस पार्ट, यानी कि ऐसे जो प्रवर्त विधि हैं, अगर वो जो भाग 3 है जो मौलिक अधिकारों की बात करता है उसके विरुद्ध जाता है, या उसका कोई क्लॉज या उसका कोई शब्द भाग 3 संविधान के उसके विरुद्ध जाता है, तो उसको वॉइड डिक्लेयर किया जाएगा। वॉइड, अब देखिए इसको क्या समझेंगे, वॉइड लिखा है, ये बात याद रखेंगे, वॉइड। अब एक होता है नल और एक होता है वॉइड। याद रखेंगे कानूनी भाषा में कभी भी कोई सिनोनिम्स यानी कि समानार्थी या पर्यायवाची शब्द नहीं होते हैं, पर्यायवाची शब्द नहीं होते हैं। तो नल और वॉइड दोनों में अंतर होता है। नल मतलब होता है पूरी तरह से मिटा देना, यानी कि वो अस्तित्व में नहीं है और उसने जो जगह घेरी है वो भी नहीं है। जैसे शादी होती है ना, शादी जब भी उसमें डाइवोर्स अगर दिया जाएगा तो वो होता है नल एंड वॉइड, यानी कि शादी पूरी तरह से समाप्त कर दी जाती है। ऐसा नहीं है कि अगर डिवोर्स हुआ है तब भी ये कहा जाएगा कि नहीं, किसी स्तर पे आप लोग हस्बैंड वाइफ हो, डिवोर्स के केस में नल एंड वॉइड होता है, बिल्कुल वो पूरी तरह से खत्म कर दिया जाता है। परंतु यहां पर लिखा है वॉइड। वॉइड का मतलब होता है कि अस्तित्व में वो नहीं है परंतु वो जगह घेरता है। इसीलिए आप देखेंगे कि यहां पर देखिए जो ये कानून होते हैं, यहां पर होगा कुछ नहीं परंतु ये जगह घेरते हैं। आप देख पा रहे होंगे अपने समक्ष। तो इसीलिए मेरा जो उद्देश्य है ये समझाने का कि वॉइड क्या होता है और नल क्या होता है, क्योंकि मैंने बहुत बार देखा है कि अनुच्छेद 13 में बहुत जगह जो जब आप नेट पर सर्च करते हैं तो उसमें नल एंड वॉइड लिखा रहता है। ऐसा नहीं, अनुच्छेद 13 में केवल लिखा है वॉइड। और वॉइड का मतलब क्या होता है कि क्षेत्र होगा, उसने जो वो एरिया है वो घेरा हुआ होगा, स्पेस घेरी हुई होगी पर लिखा कुछ नहीं होगा। अब ऐसा क्यों होता है ये भी देख लेते हैं। ऐसा इसलिए होता है, खासकर लीगल लैंग्वेज में इसलिए होता है जिससे कि हमें पता चले कि आगे इससे पूर्व में था क्या। यहां पर कुछ ना कुछ था जिसको अब कहीं ना कहीं हटा दिया गया है। ये बहुत जरूरी होता है जब हम बात करते हैं लॉ की, क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि यहां पर कुछ था जो अब नहीं है। क्योंकि यहां पर ज्यादातर जो था ब्रिटिश था लिखा हुआ, ज्यादातर, क्योंकि उस समय ये ब्रिटिशर्स ने बनाया था तो इसीलिए यहां पर ब्रिटिश लिखा हुआ था। ब्रिटिश का जो शासन है वो हमारे ऊपर तो नहीं है इसलिए उसको हटा दिया, परंतु जो ब्रिटेन है एक देश तो है, अस्तित्व तो है उसका। तो हमें इसलिए यहां पर जो लॉज होते हैं वहां पर हम ज्यादातर वॉइड का इस्तेमाल करते हैं, वॉइड। ठीक है, तो आइए, तो मुझे उम्मीद है यह बात आपको समझ में आई होगी। ओके, अब देखिए, तो यहां से हम समझ पाए हैं कि जो सेडिशन है, यहां पर ये पिक्चर एक बार देख लेते हैं। आप देखेंगे सेडिशन के लिए इवन महात्मा गांधी, इन पे भी सेडिशन का चार्ज लगाया था। बाल गंगाधर तिलक, जो आपके ये जो विनोद दुआ साहब हैं, विनोद दुआ, ये तो 2021 का ही मैटर है। जब कोरोना हुआ था तो जो प्रधानमंत्री हैं उनकी जो नीतियां थी कोरोना को लेके, उनकी आलोचना करी थी विनोद दुआ साहब ने, तो इनको सेडिशन के आधार पर गिरफ्तार कर लिया गया। ठीक है, तो इस तरह से इस्तेमाल किया जाता है। अब जो लास्ट में मैं आपको बताना चाहता हूं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि सेडिशन अगर आप पे लगता है और वो मान लेते हैं सेडिशन जायज है, आपने कुछ ऐसी बात की थी जिससे कहीं ना कहीं हिंसा हो सकती थी, तो आप किस कैटेगरी में आएंगे, यानी कि आप किस समूह में आएंगे? आपके ऊपर राजद्रोह चलेगा, यानी कि आप राजद्रोही होंगे या देशद्रोही होंगे। आमतौर पर ये एक ही शब्द लगता है परंतु ये दोनों में अंतर है। आइए हम देखते हैं वो अंतर क्या है। तो हमारा जो प्रश्न है वो है राजद्रोही और देशद्रोही। राजद्रोही, देशद्रोही, या राजद्रोह या देशद्रोह, क्या ये दोनों एक ही है? देखिए ध्यान से समझिएगा, देशद्रोह का मतलब होता है आप देश के साथ गद्दारी करते हैं। उदाहरण मान लेते हैं कोई रॉ का एजेंट है, आप अच्छी तरह जानते हैं रॉ जो भारत की एक इंटेलिजेंस एजेंसी है जिसमें उनके जो एम्प्लॉयज होते हैं उनके पास भारत की जो सुरक्षा के इंतजाम है वो सब उनको पता होते हैं, राइट। तो एक उदाहरण लेते हैं काल्पनिक, कि मान लेते हैं मैं एम्प्लॉय हूं रॉ का और मुझे ये पता है कि हमारे परमाणु जो केंद्र हैं परमाणु हथियार के वो कहां कहां पर स्थापित हैं, और ये रिपोर्ट मैं दे दूं पाकिस्तान को, तो देखिए हमारे देश के लिए कितना बड़ा खतरा हो जाएगा। तो ये होता है देशद्रोह। ठीक है, इसे कहेंगे देशद्रोह।
अब हम कहेंगे राजद्रोह क्या होता है। राजद्रोह जो होता है जब कोई व्यक्ति सरकार की आलोचना करता है, सरकार की आलोचना करता है तो उसे कहते हैं राजद्रोही। तो जब सेडिशन आप पे लगता है और इफ इन केस आप दोषी पाए जाते हैं तो आप किस समूह में आएंगे, राजद्रोही के समूह में आएंगे। ठीक है, आप देशद्रोही नहीं कहलाएंगे, यानी कि आपको एंटी नेशनलिज्म की कैटेगरी में नहीं डाला जाएगा। आमतौर पे लोग एंटी नेशनलिज्म कह देते हैं, जैसे कन्हैया कुमार पे भी ये केस आया था ना, तो उनको एंटी नेशनलिज्म कहा गया। परंतु आपने ये याद रखना है कि देशद्रोह क्या होता है और राजद्रोह क्या होता है, और सेडिशन बात करता है राजद्रोह की। तो मुझे उम्मीद है ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। तो यहीं से मैं ये अपना लेक्चर एंड कर रहा हूं। जय हिंद।